नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FB मल्टी अफेयर TV की जानब से अब्दुल बासित आपकी खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम पेश करता है और ताज़ा तरीन जो हालात हैं उनके साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जिस चीज़ का हम तजिया करेंगे उसमें 4 पॉइंट शामिल हैं। एक, गज़ा का जो मुआहदा है और उसके बाद पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो वहाँ मुआहदा हुआ है और जिसके बारे में 25 तारीख को तुर्की में भी मीटिंग हो। इसके अलावा जो पंजाब हुकूमत की सिफारिश पर वफाकी काबीना ने TLP पे पाबंदी लगा दी है, इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरे जो है हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब, उन्होंने ये फरमाया कि हम तरक्की के एक नए दौर में दाखिल हो रहे हैं, तो उसका भी तजिया करेंगे कि पाकिस्तान के अवाम को उसका क्या फ़ायदा हुआ है। तो सबसे पहले गज़ा का मुआहदा हुआ है जिसमें 20 मुल्कों ने शमूलियत अख्तियार की थी। उस मुआहदे के बाद जब उसकी बहुत सारी लाशें और इसराइली कैदी जो है रिहा हो चुके हैं, तो उस मौके पे इसराइल ने कई दफ़ा संगीन खिलाफ वर्जियाँ की हैं और ना सिर्फ एक बमबारी करके सैकड़ों जो है फ़लस्तीनी उनको शहीद कर दिया, बल्कि उनकी पार्लियामेंट ने एक कानून मंजूर किया है, गज़ा का जो मगरबी किनारा है वो उसको अपना हिस्सा करार दे दिया है। ख़ास तौर पे जो है पाकिस्तान और हमास, उन्होंने इस चीज़ की बहुत मज़म्मत की है। वज़ारत ख़ारजा ने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि इसराइल को कोई हक़ नहीं है कि वो गज़ा के किसी भी इलाके पे अपने कवानीन नाफिज करे, क्योंकि ये जो है ये फ़लस्तीन का हिस्सा है। बहरहाल इसके बारे में सदर ट्रंप ने भी बयान जारी किया, उसने कहा कि इसराइल जो है इस चीज़ से बाज रहे, वरना हम उसकी इमदाद रोक देंगे। लेकिन मालूम ऐसा होता है कि ये अमेरिका और इसराइल की मिली भगत है। उन्होंने ये किया कि जब मुआहदा हो जाए, तुम्हारे जो है कैदी भी वापस आ जाएं, तो तुम जो है बेशक जो मर्ज़ी फिर कर लेना है, जैसे मर्ज़ी कवानीन बना लेना, हम ज़्यादा से ज़्यादा ये जो है उसके ऊपर मज़म्मती बयान जारी कर देंगे और धमकी दे देंगे कि जी उसकी इमदाद जो है बंद कर दी जाएगी। आप देखें कि जब अमेरिका ने इस चीज़ की और बाकी 3 मुल्कों ने, तुर्किया ने, कतर ने और सऊदी अरब ने जो है ये इस चीज़ की ज़मानत दी हुई है कि इसराइल जो है वो इस मुआहदे पर अमल दरामद करेगा, लेकिन इसके बावजूद पार्लियामेंट जो है उसने जो है ये कानून पास कर दिया है और ज़बरदस्ती गज़ा के मगरबी किनारे पर कब्ज़ा करने की मनसूबाबंदी कर ली है। तो इस लिहाज से ये मुझे जो मिली भगती लगती है अमेरिका की, कि उसने इसराइल को ये मौका दिया है कि चूँकि अब ये काफ़ी तबाह बर्बाद हो चुका है, इनके पास अब ना कोई इंतज़ामी मामला रहा है, ना कोई और चीज़ रही है, और हमें जो मकसद था रिकन्स्ट्रक्शन का वो भी हमें हासिल हो जाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर हम अपनी मर्ज़ी का बनाएंगे, तो तुम बेशक जो है जैसे मर्ज़ी अब करते रहना, हम जो है उसमें कोई ज़्यादा मुदाखलत नहीं करेंगे। और पाकिस्तान को जो है ये भी अपनी पॉलिसियाँ जो हैं इनके ऊपर ये सोच विचार करना पड़ेगा। ये दीवाना हुआ जाता है जब भी हमायत करने की बारी आती है। अगरचे मैं समझता हूँ उस वक्त ये बात अक्लमंदी की थी कि इन्होंने उसकी हमायत की, चलो जंग बाद हो जाए, लेकिन लगता ये है कि ये इसराइल की चाल थी और अमेरिका की चाल थी। उसने मुसलमान मुल्कों को भी शामिल किया। उसने ये सोचा कि जब इसके रिहा हो जाएं और हमास जो है वो हथियार डाल दे, तो उसके बाद जो है ये ऐसे कवानीन पास करने भी, इसमें हमारे पे कोई इल्ज़ाम नहीं आएगा, क्योंकि कहें कि वहाँ जमहूरियत है और ये उनकी पार्लियामेंट ने फैसला किया है, हम उनकी पार्लियामेंट के फैसले में मदाखलत नहीं कर सकते। तो दो रियासती हाल जो है ये कामयाब होता नज़र नहीं आता। दूसरा मामला जो था अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन जो मुआहदा हुआ है, हमने देखा कि उस मुआहदे के बाद अभी तक अफ़गानिस्तान की सरज़मीन में जो ग्रुप हैं उनकी दहशतगर्दी और उनकी दखलअंदाजी जारी है। तुर्की में इनका 25 अक्टूबर को इजलास भी होने जा रहा है, जिसमें इस मुआहदे की जो है शिकें और भी शामिल की जाएंगी। लेकिन इस दौरान जो है 2 बड़े अहम निकात जो हैं वो सामने आए। एक अहम नुकता ये था कि इसमें जो बॉर्डर का लफ्ज़ था दोनों मुल्कों के मुआहदों में, उसको यकतरफा तौर पर रातों रात जो है उसको बॉर्डर ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि तालिबान या अफ़गानिस्तान का मौक़िफ़ यह है कि इनमें हमारे में कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, हमारे में डिवाइडेड लैंड है जो कि मुतनाज़ा है। हाँ, क्योंकि इनके मुज़ाकरात जो हैं पाकिस्तान के, ये तो तालिबान के साथ हो रहे हैं और मुआहदा तालिबान के साथ हो रहा है, और इसमें जो है और कोई ग्रुप शामिल नहीं है, ना ही उनका कोई नुमाइंदा शामिल है। खैबर पख्तूनख्वा के 2 बड़े नामवर सहाफ़ी जो हैं, ये उनमें शतायर साहब हैं
उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा कि कई ग्रुपों के लीडरों के साथ वहाँ जो है बातचीत हुई है, उन्होंने कहा जी हम इस माहदे के पाबंद नहीं हैं, ना ही में शामिल है, ये तालिबान माहदा करते हैं तो करें, हम अपनी जंगी कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी रखेंगे। और आपको मालूम है कि इस वक्त कम कम 6-7 ग्रुप जो हैं वो इंडिपेंडेंट तौर पर ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वहाँ से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो इस लिहाज से मेरा ख्याल है पाकिस्तान को जो है ये अफ़गान तालिबान के साथ जो मुआहदा किया जाना है या जो जिसकी अभी जुजियात तय होनी, कोई भी ग्रुप हो, और इसका स्पेसिफिक तौर पे उनके साथ से मेंशन करके जो ग्रुप से इस वक्त वहाँ ऑपरेट कर रहे हैं उनके बारे में ये मुआहदा होना चाहिए, ताकि पाकिस्तान जो है फिर अगर खिलाफ वर्जी हो तो अफगानिस्तान के अंदर बर वक्त जो है कार्रवाई कर सके। तो इस लिहाज से ये भी मुआहदा मुझे तो कोई ऐसा ख़ास कामयाब होता नज़र नहीं आता, क्योंकि अगर वो ग्रुप जो है वो काबू ना आए और ये जो ग्रुपों को ना शामिल किया जाना, ये तालिबान की संजीदगी को भी ज़ाहिर करता है और पाकिस्तान जो है आने वाले वक्तों में मज़ीद दहशतगर्दी का शिकार हो सकता है और वो ग्रुप जो है अपने तौर पे मुनज़्ज़म होकर पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। पंजाब की हुकूमत जो है इसने सिफारिश की थी कि TLP जो है इसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए, और वो जो है कल वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत जो काबीना का इजलास हो उसने इसकी मंजूरी दे दी है, और आज जो है वो उसका नोटिफिकेशन भी वज़ारत दाखिला ने जारी कर दिया है। उसके तहत इसके तमाम बैंक अकाउंट्स और तमाम जायदाद ज़ब्त हो गई हैं और तमाम ऑफिस सील कर दिए जाएंगे, और आवाम को भी ये मुतनबे कर दिया गया है कि इसका मेंबरशिप हासिल करना या इसका मेंबर बनना जो ये जुर्म होगा, जिस तहत उनको सज़ा दी जाएगी। बड़ा वाज़ेह कानून भी मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसको रेफ़र किया जाता है और वहाँ से जो है वो दोनों अपने मौक़िफ़ पेश करते हैं और फिर जो है इसके ऊपर पाबंदी लगाई जाती है। इनका भी अंजाम पहले जैसी पाबंदियों का ही होगा, जैसे इसने 2016 में भी ये वायदा किया कि वो जो है कानून की अब खिलाफ वर्जी नहीं करेगी और कानून की पाबंद रहेगी, और पुरतशद्दद एहतजाज जो है उसको बग़ैर किसी वजह के जो है जारी रखा, और बहुत सारी सरकारी इमारत को नुकसान पहुँचाया और बहुत सारे पुलिस एहलकार जो हैं वो भी या तो शहीद हुए और या ज़ख्मी हो गए, और पब्लिक के लोग जो थे वो भी काफ़ी नुकसान में रहे, उनमें से भी कई शहीद हो गए और कई जो है ज़ख्मी हुए। ये देखने की बात यह है कि पहले दिन वो पाबंदी लगी है वो तंजीमें फिर नाम बदल कर दोबारा रजिस्ट्रेशन करवा लेते। हमारे मुल्क में ये जो रिवाज पड़ गया कि हर 4 आदमी खड़े होकर एक पार्टी रजिस्टर करवाते हैं, इस कानून के ऊपर कोई फिल्ट्रेशन लगनी चाहिए और कानून के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। जैसे यूरोपियन ममालिक हैं वहाँ कईयों में सिर्फ 2 पार्टी सिस्टम है, कईयों में 3 पार्टी सिस्टम है, तो पाकिस्तान में भी जो है ऐसा सिस्टम राइज किया जाए जिसमें ये नहीं हो कि जी 150 पार्टी जो है रजिस्टर हुई है और हर आदमी जो खड़ा होकर वो सियासी नारा लगाता है और मज़हब को इस्तेमाल करता है, उसके बाद जो है रजिस्टर हो जाता है और इलेक्शन लड़ने का अहल हो जाता है। तो इस लिहाज से जो इसके ऊपर बड़ी सख्त पाबंदी करेंगे तो फिर होगा। दूसरी बात यह है कैसे ये ऑपरेट करती रही हैं, ये कैसे मुल्क में पनपती रही हैं, कैसे इनको इतना अरूज हासिल हुआ है, और जिनकी सरपरस्ती में इनको अरूज हासिल हुआ, जब तक उनको सज़ा नहीं दी जाती, उनका कला कमा नहीं किया जाता, ये सब कार्रवाइयाँ जो हैं ये बेकार साबित होंगी। और इससे हुकूमतों की नीयत का भी पता चलता है कि जब तक वो जड़ को ख़त्म नहीं करती हैं, सियासी पार्टियाँ जो हैं ये खुद ही इनको परवरदा करती हैं, खुद ही इनको फंड भी मुहैया करती हैं, खुद ही इनको फैसिलिटेटर होते हैं, और साथ इस चीज़ के बारे में अदालतों को भी और अदालतों की इंतज़ामिया उनको भी एतमाद में लेना चाहिए कि वो किसी के साथ रियायत ना करें, उनकी नाजायज़ हमायत करके या उनको ज़मानतें दे के मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़ जो है उनको ज़मानतें ना दें और उनके साथ सख्ती का बर्ताव करें। देखना यह है कि ये मजहबी जो रंग है, क्या पाकिस्तान में जो है ये इसको बतौर हथियार इस्तेमाल करने के बारे में कुछ किया जाता है कि नहीं, क्योंकि जब तक ये स्कूल और मदरसे ऐसे जारी रहेंगे जहाँ कच्चे ज़हनों को जो है वो गलत मजहबी तालीम दी जाएगी, तशद्दुद पहलू जो है वो पेश किया जाएगा, तो उस वक्त तक जो है यहाँ के हालात ठीक नहीं हो सकेंगे।
اور اس کے علاوہ پنجاب حکومت کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، یعنی انہوں نے ناجائز اسلحہ کو جو ہے اس کے لیے سختی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، یہ ایک بہت اچھا قدم ہوگا۔ لیکن اس میں بھی سب سے پہلے تو ان کو اپنے جو ہیں کارکنان اور ونگز جو ہیں ان کو ختم کرنا پڑے گا، اور اپنا ڈالا کلچر جو ہے وہ ختم کرنا پڑے گا۔ یہ ایک رواج بن گیا ہے کہ گارڈ دڑا دڑ جو ہے ڈالے میں بٹھا کے ساتھ لیا جاتے ہیں، تو ان سب چیزوں کا جو ہے یہ تبھی کلا کا موسد اگر اپنے گھر سے پہلے صفائی شروع کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے کمنٹس دیا کریں اور دیکھیں کہ یہ پاکستان میں جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کا انجام کیا ہوگا، کیا ہمیں اس کا کوئی فائدہ بھی ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے۔ ایک آخری پوائنٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ وزیر اعظم صاحب نے قطر کے وفد آیا ہوا ہے پاکستان میں، اس ساتھ ملاقات کی ہے اور کہا کہ جی بڑے اچھے تعلقات ہو رہے ہیں۔ حالانکہ جب جو صدر ٹرمپ نے دورہ کیا تھا قطر کا یا مشکوک کا، تو اس کو فوری موقع پہ ہی یہ بتا دیا کہ جی اتنے بلین ڈالر کی وہاں جو ہے کی جائے گی سرمایہ کاری، لیکن پاکستان جو ہے باوجود اس کے ابھی تک اس کے پازیٹیو کوئی پیش رفت ایسی نہیں ہوئی کہ جس سے جو ہے پاکستان میں سرمایہ کاری کسی بھی عرب ملک کی آئی ہو۔ اگرچہ بڑے خوشگوار قسم کے جو ہیں وہ معاہدے کیے جاتے ہیں، یادداشتیں شامل کی جاتی ہیں، لیکن پاکستان کو ابھی تک کوئی ایسا فائدہ نہیں ہوا۔ ای پیک کہ ہم دوسرے فیز میں شامل ہو رہے ہیں جو پاکستان کی ترقی کا جو ہے یہ موجب بنے گا۔ تو اب میرا سوال یہ ہے وزیر سے کہ پاکستان نے پہلا فیز جو کمپلیٹ کیا ہے اس کا عوام کو کیا فائدہ ہوا، کیونکہ جب تک آپ کی کرنسی جو ہے آپ اس کو ری ویلیو نہیں کرتے ہیں، آپ اس کو جب تک ڈی ویلیو کرتے رہیں گے اس وقت تک جتنی مرضی آپ ترقی کریں عوام کو ایک تھیلے کا فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ آپ نے 4 گھنٹے کی انڈیا کے ساتھ جو ہے جنگ لڑی ہے اور آپ کا جو روپیہ ہے وہ یورو کے مقابلے میں 40 روپے جو ہے وہ گر گیا ہے، اور اس وقت 290 کا تھا، آج بھی 330 332 اور 325 26 کے رینج میں ہے۔ تو یہ چیز جو ہے ہمارے وزیر خزانہ جب سے پچھلے 75 سال میں جو بھی آئے ہیں انہوں نے صرف یہی ایک کام کیا ہے کہ پاکستان کی کرنسی جو ہے اس کو ڈی ویلیو کر کے اپنے آقاؤں اور اپنے ویسٹرن پار کے جو IMF اور ان کے بینک جو ہیں ان کو فائدے پہنچائیں اور ان کے عوام کو فائدہ پہنچایا، اور پاکستانی عوام کے لیے ہمیشہ مشکلات کھڑی کی۔ آپ اندازہ کریں کہ 1948 میں ہمارا روپیہ جو تھا 1 روپیہ 4 پیسے کا ڈالر تھا، اور ابھی اس وقت 285 کے قریب ہو گیا ہے۔ تو یہ کیا ظلم ہے کہ ہمارے وزارے خزانہ جو ہیں وہ ایسی ہی پلاننگ کرتے ہیں کہ ہمارا روپیہ دن بدن جو ہے 1 ڈالر کے مقابلے میں گرتا چلا جائے، اور اگر وہاں اس وقت 1 روپے کی قمیض تھی تو آج وہ اگر 285 کی پاکستان میں ہوئی ہے تو وہاں 1 ڈالر کی مل رہی ہے امریکہ میں۔ آپ اندازہ کریں کہ پاکستانیوں کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے اپنے قرضے اتارنے کے لیے، اور یہ سارے اتنی سستی لیبر، اور یہاں پاکستان کے لوگ جو ہیں یہ بیچارے محنت کر کر کے اپنا نہ کچھ روزگار کے لیے کر سکتے ہیں، نہ بڑھاپے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، نہ اپنی ویلفیئر کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، مشکل سے 2 وقت کی روٹی بھی نہیں کما سکتے ہیں۔ لیکن جب بھی وہاں تھوڑی سی مہنگی چیز ہونے لگتی ہے تو وہ فوراً کہتے ہیں جی آپ ایسے کریں، آپ ڈالر کی قیمت جو ہے اس کے مقابلے میں اپنے روپے کو بڑھا دیں۔ کوئی ایسا وزیر خزانہ آئے جو اس طرف توجہ دے اور کرنسی کو جو ہے اس کو مضبوط کرے اور نیچے لے کے آئے ڈالر کے مقابلے میں، تاکہ ہمارا امپورٹ بل جو ہے وہ بھی کم ہو اور ایکسپورٹ جو ہے ان میں خود اپنی کرنسی میں سبسڈی دے کے جو ہے اس کو کریں، ترقی کریں، نہ کہ یہ کہ ڈالر کی قیمت بڑھا دیں اور ان کو زیادہ روپے ملتے جائیں۔ اس کا عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی ملک کو فائدہ ہوتا ہے، بلکہ آپ کے قرضوں کے جو سود ہے وہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس چیز کی طرف جو جب تک توجہ نہ کی گئی تو معاشی حالت پاکستان کی کبھی بھی نہیں سدھر سکتی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی بھی رائے دیں اور کمنٹس میں بتائیں کہ اس پالیسی کو کب تک ایسے چلتے رہنا چاہیے، کیونکہ اگر ایسے ہی چلتی رہی تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا روپیہ کہیں ٹھہرے گا اور ہماری جو ہے معیشت جو ہے وہ مضبوط ہوگی۔